कौन बनेगा करोड़पति में 5 करोड़ जीतने वाले सुशील कुमार, शायद आप भी इन्हें जानते होंगे। ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने केबीसी में 5 करोड़ रुपए जीते और ये बात है 2011 की, जब सुशील कुमार 39 की एज के थे। 90% लोगों को उनके बारे में इतना ही पता है, लेकिन उसके बाद उनकी लाइफ में क्या हुआ। अगर हम आफ्टर टैक्स की बात करें तो 5 करोड़ पर करीब 1.5 करोड़ का टैक्स लगने के बाद उनके पास 3.5 करोड़ रुपए आए होंगे, जो कि इनफ है एक अच्छी लाइफ इंडिया में जीने के लिए। और इंडिया के 90% लोगों के लिए ये एक ड्रीम अमाउंट हो सकता है। लेकिन कुछ सालों बाद सुशील कुमार बैंकरप्ट हो जाते हैं। अब उन्हें अपनी लाइफ को चलाने के लिए दूध बेचना पड़ता है और बैंकरप्ट होने के पीछे का रीजन है उन्हें बहुत कम नॉलेज थी इस चीज की, पैसे को किस प्रकार से मैनेज किया जाता है। क्योंकि अगर आप सिंपल मैथ भी करते हो, अगर 3.5 करोड़ रुपए उन्होंने इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट किए होते और उस पर उन्हें 10% का रिटर्न भी मिलता, जो कि मिनिमम रिटर्न है, तो इस पर उनका रिटर्न होता 8.5 करोड़ रुपए और टोटल वैल्यू निकल कर आती 12 करोड़ रुपए। पर वहीं आज वे बैंकरप्ट हैं। बात करते हैं एक दूसरी रियल लाइफ स्टोरी की। गुजरात के भावनगर में रहने वाले जनार्दन भट्ट, जिन्होंने 84 की एज में इंडियन आर्मी को 1 करोड़ रुपए डोनेट किए। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये SBI में काम करने वाले एक नॉर्मल क्लर्क थे। अपनी इनकम और उसके बाद पेंशन को सही तरीके से सेव करके और फिर उस सेव किए गए पैसे को इन्वेस्ट करके इन्होंने कई साल लगाकर 1 करोड़ रुपए जमा किए और उसे इंडियन आर्मी को डोनेट कर दिया। इन दो रियल लाइफ स्टोरीज से हमें एक चीज तो क्लियरली समझ में आती है, अगर आपको ये नॉलेज नहीं है कि किस प्रकार से पैसे को मैनेज किया जाता है, तो आप चाहे कितना भी पैसा कमा लो, पैसे को कमाना और पैसे को खुद तक बनाए रखना दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। और अगर आप भी वही गलतियां करते हो जो ज्यादातर लोग करते हैं, तो भले ही आप कितना ही पैसा क्यों न कमा लो, आप अमीर नहीं बन सकते। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसी मिस्टेक शेयर करने वाला हूं जो नॉर्मली सैलरीड क्लास वाले लोग करते हैं, जिसके चलते वे कभी भी अमीर नहीं बन पाते, जो कि एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है आपके लिए समझना, जिससे आप न केवल मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर आ पाओ, लेकिन एक फाइनेंशियल फ्रीडम वाली लाइफ जो हर मिडिल क्लास पर्सन का सपना होता है, उसे अचीव कर पाओ। मिस्टेक नंबर 1, डू नॉट अंडरस्टैंड इन्फ्लेशन। आप अभी स्क्रीन पर एक चार्ट देख पा रहे होंगे जो कि US डॉलर की परचेजिंग पावर का है, जिसमें हमें ये क्लियरली दिखता है 1913 से लेकर 2017 तक US डॉलर ने अपनी 96% बाइंग पावर को दी है। इसे अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझे तो इन्फ्लेशन, जिसे अभी के लिए हम 7% एज्यूम करके चल रहे हैं, तो हर 10 साल में आपके पैसे की बाइंग पावर केवल 50% रह जाती है। यानी आज के 1 करोड़ की वैल्यू 2034 में केवल 50 लाख रुपीस के बराबर होगी। 15 साल बाद 1 करोड़ की वैल्यू 36 लाख के बराबर होगी और 20 साल बाद 1 करोड़ की वैल्यू केवल 25 लाख के बराबर रह जाएगी। आप में से कई सारे लोग SIP कर रहे होंगे, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे होंगे, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे होंगे और उसके पीछे का आपका पर्पस होगा 20 साल बाद, 30 साल बाद या फिर 40 साल बाद 1 करोड़ रुपए अपनी उस इन्वेस्टमेंट से बनाना। लेकिन अगर आप 40 साल बाद 1 करोड़ रुपए अचीव करने का सपना लेकर अभी से चल रहे हो, तो 40 साल बाद आपकी 1 करोड़ की वैल्यू होगी केवल 12 लाख रुपए, जो कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू होगी आपके 1 करोड़ की। तो जब भी आप रिटायरमेंट प्लानिंग करते हो या फिर यूट्यूब पर किसी वीडियो को देखते हो जहां पर आपको ये बताया जाता है 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद किस तरीके से आपके पास 1 करोड़ रुपए होंगे, 2 करोड़ रुपए होंगे या 10 करोड़ रुपए होंगे, किस प्रकार से आप फ्यूचर में करोड़पति बनोगे, तो आपको एक बार अपने इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न जरूर से कैलकुलेट कर लेने हैं, ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर मिल सके। इन लास्ट आपके पास इन्फ्लेशन एडजस्टेड कितना अमाउंट होगा, जिसको कैलकुलेट करने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको एक लिंक दे दूंगा जहां पर आप अमाउंट डालकर ये चेक कर सकते हो आज से कुछ साल बाद जो भी आप वहां पर ये डालोगे आपके पैसे की वैल्यू कितनी होगी। मिस्टेक नंबर 2, डू नॉट इन्वेस्ट देयर मनी। आज भी इंडिया में NSE के CEO आशीष कुमार चौहान के अकॉर्डिंग केवल 17% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। चाहे हम इंडेक्स फंड की बात करें, म्यूचुअल फंड की बात करें या फिर डायरेक्ट किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की, तो 83% इंडियंस अभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। जबकि अगर हम बात करें अमेरिका की, अमेरिका में 60%
90% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अब कई सारे लोग कहेंगे इन्वेस्ट करना जरूरी है क्या? इंडिया में अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो वो प्रेजेंट टाइम में 7% है, जबकि अगर आप सेविंग अकाउंट पर जो आपको रिटर्न मिलता है वो मिलता है केवल 3%। फिक्स डिपॉजिट पर जो आपको रिटर्न मिलता है वो मिलता है 6%। तो चाहे आप सेविंग अकाउंट में अपना पैसा रखते हो या फिर फिक्स डिपॉजिट में, आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहे हो। यानी कि अगर आपका पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है तो आप हर साल अपने पैसे को 4% से लूज कर रहे हो। वहीं अगर आपका पैसा फिक्स डिपॉजिट में है जहां पर आपको 6% का रिटर्न मिल रहा है तो आप 1% से अपना पैसा लूज कर रहे हो। अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको फिक्स डिपॉजिट करना ही नहीं है, आपको सेविंग अकाउंट में पैसा रखना ही नहीं है। आप अपने इमरजेंसी फंड को, यानी जो भी आपके 6 मंथ 7 मंथ के एक्सपेंसेस हैं, उसे फिक्स डिपॉजिट में रख सकते हो, जो कि आपको ऐसे टाइम में काम आएंगे जब आपको इमरजेंसी में उनकी नीड होगी। लेकिन उसके बाद जो भी अमाउंट आपके पास बचता है उसे आपको एटलीस्ट इंडेक्स फंड में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आप इन्फ्लेशन को हर साल बीट कर सको। मिस्टेक नंबर 3, टेकिंग लोन्स फॉर लग्जरीज। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको लोन लेना ही नहीं चाहिए, बल्कि मेरा कहना है कि आपको लग्जरीज के लिए लोन नहीं लेना चाहिए। मैक्सिमम मिडिल क्लास लोग इस ट्रैप में फंसते हैं जहाँ पर वे ऐसी चीज़ों को बाई करने के लिए लोन लेते हैं जिनको लेना नेसेसरी नहीं है, और ना ही वे ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं जो आपको फ्यूचर में और ज्यादा रिटर्न लाके दे। फॉर एग्जांपल, कार बाई करने के लिए लोन लेना, एक्सपेंसिव मोबाइल लेने के लिए लोन लेना, बाइक बाई करने के लिए लोन लेना, जिनकी वैल्यू टाइम के साथ कम होती जाती है। अगर आज आप एक कार 40 लाख में खरीदते हो तो 5 साल बाद उसकी कीमत 20 लाख या 25 लाख रुपीस रह जाएगी। यानी आपने अपने पैसों की वैल्यू को 5 साल बाद हाफ कर दिया है। और ऐसी चीजें जहां पर अगर आप अपना पैसा लगाते हो और उनकी वैल्यू टाइम के साथ कम होती चली जाती है तो उन्हें हम कहते हैं लायबिलिटीज। जबकि ऐसी चीजें जिन पर अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो और उनकी वैल्यू समय के साथ बढ़ती रहती है उन्हें हम कहते हैं एसेट। लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है। कई सारे अमीर लोग भी लोन लेते हैं लेकिन वे बाय करते हैं एसेट, जिससे वे और अमीर होते चले जाते हैं। जबकि मिडिल क्लास लोग लोन लेते हैं लायबिलिटीज बाय करने के लिए और लोन उन्हें और गरीब बनाता है। कई सारे बिजनेसेस बड़े हुए हैं लोन लेकर, तो लोन लेना बिल्कुल भी गलत नहीं है। डिपेंड करता है आप लोन किस चीज के लिए ले रहे हो। इसके अलावा लोन पर हम एक कंप्लीट वीडियो पहले ही बना चुके हैं जिस पर मैंने आपको बताया है किस तरीके से गरीब लोग लोन लेकर और गरीब होते चले जा रहे हैं और अमीर लोग लोन लेकर और अमीर होते चले जा रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हो। हम बात करते हैं 4th मिस्टेक की जो अक्सर मिडिल क्लास लोग करते हैं, वो है डू नॉट अंडरस्टैंड कैश फ्लो। कैश फ्लो से मेरा मतलब है आपके पास मंथ में कितना पैसा आता है और कितना पैसा आपकी जेब से बाहर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी 1 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी है और आपने कुछ प्रॉपर्टीज बाई की हैं जिसका मंथली EMI आप पे करते हो 80,000 रुपीज। कुछ लोग कहेंगे इसमें गलत क्या है, मैंने एसेट ही बाई किए हैं और उसके लिए मैं 80,000 रुपए का EMI पे कर रहा हूँ। लेकिन EMI पे करने के लिए आपको एक सिंपल सा रूल ध्यान में रखना है, आपकी सैलरी का 30% से ज़्यादा अमाउंट आपकी EMI में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये चीज़ें आपके लिए डिस्ट्रेस वाली सिचुएशन पैदा कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल, फ्यूचर में आपको अचानक से पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो उस टाइम पर आप अपनी इनकम का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि 80% तो आपने EMI पे करने में देना है, जिससे हो सकता है आपकी जो प्रॉपर्टी है उसे आपको कम प्राइस पर बेचना पड़े। जो प्रॉपर्टी आपने 1 करोड़ रुपए में बाई की है, अब आप उसे 80 लाख रुपए में बेच रहे हो, यानी 20 लाख रुपीस का नुकसान। और जिसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन था, आपने अपना इमरजेंसी फंड तैयार नहीं किया और अपना जो मैक्सिमम अमाउंट है इनकम का, उससे आप हर महीने EMI पे कर रहे हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कैश फ्लो क्या है। यहाँ पर मेरा मतलब ये भी नहीं है कि आप एक एक रुपए का हिसाब रखो कि आपका कौन सा पैसा किधर गया, लेकिन एक मोटा मोटा अमाउंट आपके माइंड में होना चाहिए कि कितना पैसा मंथली कमाते हो, कौन कौन से सोर्सेज से कमाते हो और आपका मंथली एक्सपेंडिचर कितना है। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट,
आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर पाते हो। एक फेमस कोट जो मैं आपको बताना चाहूंगा, यू कैन नॉट ग्रो समथिंग इफ यू डोंट मेजर। मिस्टेक नंबर 5, डू नॉट टेक राइट इंश्योरेंस। आपकी भी रिलेशनशिप में कोई ना कोई इंश्योरेंस एजेंट ऐसा होगा जिसने आपको या आपके पेरेंट्स को गलत इंश्योरेंस सेल किया होगा। एक बात जो आपको हमेशा अपने ध्यान में रखनी है, कोई भी व्यक्ति आपके भले के लिए बाद में सोचेगा, पहले अपने भले के लिए सोचेगा। सेम विद इंश्योरेंस एजेंट्स, वह आपको वही इंश्योरेंस स्कीम सेल करेंगे जिसमें उनका कमीशन हाई होगा, ना कि जिससे आपका फायदा ज्यादा हो। इंश्योरेंस को सिंपल रखते हुए आपको केवल 2 इंश्योरेंस बाय करने हैं। पहला लाइफ इंश्योरेंस, जिसे हम टर्म इंश्योरेंस भी कहते हैं, और दूसरा मेडिकल इंश्योरेंस, जिसे हेल्थ इंश्योरेंस भी कहा जाता है। इन 2 इंश्योरेंस के अलावा आपको किसी भी और इंश्योरेंस को बाय करने की जरूरत नहीं है। कुछ एजेंट्स आपको इसके साथ दूसरी स्कीम मिक्स करके भी सेल करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। और ये चीज हमेशा ध्यान रखें, इंश्योरेंस आपको और आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, ना कि इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए कई सारे और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपको उसके लिए इंश्योरेंस बाय करने की जरूरत नहीं है। इंश्योरेंस का मतलब होता है प्रोटेक्शन, जो आपको और आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाए। तो ये थी वो 5 मिस्टेक्स जिन्हें मिडिल क्लास लोग करते हैं, जिसके चलते वे कभी भी अमीर नहीं बन पाते। इसके अलावा अगर आपको ये समझना है कि किस प्रकार से मिडिल क्लास लोग या फिर गरीब लोग लोन लेकर और गरीब होते चले जा रहे हैं और अमीर लोग किस प्रकार से अमीर होते चले जा रहे हैं, तो उस पर भी हम एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं, जिसे आप देख सकते हो यहाँ पर टैप करके। मैं मिलूंगा आपको उसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।